मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लेंगे टिहरी लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक। विधानसभा क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की लेंगे जानकारी। बैठक में सभी विधायक और अधिकारी रहेंगे मौजूद। धामी कैबिनेट ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी। तस्करी पर रोक लगाने के लिए सस्ती की शराब 300 रुपए तक आएगी। शराब के दामों में कमी। इन्फ्लुएंजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। 4 धाम यात्रा को देखते हुए विभाग ने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव है। जी को उनके संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की। आपदा प्रबंधन कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड सरकार के हमारे कृषि एवं ग्राम्य विकास समेत अनेकों विभागों के मंत्री के नाते जो लगातार काम करते हैं और इस जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, ये विधानसभा क्षेत्र भी इन्हीं का है। आदरणीय गणेश जोशी जी, आपदा प्रबंधन के सचिव श्री रंजीत सिन्हा जी, अपर सचिव आपदा प्रबंधन श्री सविदिन बंसल जी, अपर सचिव श्री आनंद श्रीवास्तव जी एवं इस कार्यशाला में, इस कॉन्क्लेव में आए हुए देश और विदेश से एवं विभिन्न संस्थानों के हमारे हेड डायरेक्टर, प्रतिनिधिगण, मैं आपका आज इस कार्यशाला में उपस्थित होने पर, देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी जो आज इस सभागार में, इस कार्यशाला में एकत्र हुए हैं, आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि जितने भी हमारे उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्य हैं, वो हिमालयी राज्य आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं। जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे कि ऐसा कोई वर्ष नहीं होता है कि जिस बार कोई आपदा ना आती हो। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपदा आती है और हम भूकंप के रूप में भूस्खलन, बादल फटना, वनाग्नि आदि प्राकृतिक आपदाएं हमारे यहाँ अक्सर घटित होती रहती हैं और जिससे अत्यधिक जनहानि है और प्रकार की भी जो हानियां हैं, सभी प्रकार का नुकसान हमको इन आपदाओं से होता है। अब इन आपदाओं से निपटने का एक ही उपाय है कि क्योंकि आपदाओं को हम रोक तो नहीं सकते, ये बिल्कुल सच है कि आपदा आएगी, लेकिन पूर्व तैयारी यानी कि प्रोएक्टिव अप्रोच, और केवल प्रोएक्टिव अप्रोच द्वारा ही इन आपदाओं को जो इनका होने वाला नुकसान है, इनका प्रकोप है, उसको कम से कम किया जा सकता है। और हमने 2013 की जो आपदा, केदारनाथ की आपदा आई थी, उस आपदा से उस समय व्यापक जनहानि हुई थी, जन और धन दोनों की हानि हुई थी। सारे हमारे काफ़ी नुकसान हुआ और हमने काफ़ी कुछ उससे सबक भी लिया, काफ़ी कुछ सीखा भी। इस आपदा के बाद चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उत्तराखंड में अनेकों क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं हैं, कम्युनिकेशन है, संचार की व्यवस्था है, सड़क है, हेलीपैड है और इससे संबंधित जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको बढ़ाने पर और इनके विकास पर
विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और आप सब जानते ही हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ में जिस प्रकार से पुनर्निर्माण के कार्य हुए हैं और जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर उसको संपादित किया जा रहा है। एक समय था कि केदारनाथ की त्रासदी संपूर्ण विश्व को, मैं कहूं कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं झकझोरने का काम उस आपदा ने किया था। और उसके बाद जिस प्रकार से बहुत कम समय में केदारपुरी का न केवल पुनर्निर्माण किया गया, आज आप सब अगर तब केदारनाथ गए होंगे और अभी केदारनाथ जाएंगे तो आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा कि अब बाबा केदार का ये धाम एक नए स्वरूप में वहां पर बन गया है। भव्य केदार और दिव्य केदार का स्वरूप ले चुका है। और हमने इसका एक लक्ष्य लिया है कि दिसंबर 2023 तक इसके सारे कार्य हम संपादित कर लेंगे। जितना भी निर्माण का कार्य होना है, हमने डेडलाइन ली है कि 23 में दिसंबर के माह तक संपूर्ण कार्य को हम पूरा कर लेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष अपनी केदारनाथ यात्रा पर वहाँ के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ जाने का रोपवे का भी शिलान्यास कर लिया है। यानी आने वाले समय में यात्रा और भी आसान होने वाली है। इतना ही नहीं, मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि देश दुनिया से आप सब लोग यहाँ आए हैं, जहाँ बाबा केदारपुरी का पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, वहाँ पर रोपवे का शिलान्यास हो गया है। बद्री विशाल का भी मास्टर प्लान, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। और वह काम भी हमने उसका भी लक्ष्य लिया है कि दिसंबर 2023 तक उस काम को भी हम पूरा कर लेंगे। और इतना ही नहीं, तीसरा, हेमकुंड साहब जाने के लिए, जो हेमकुंड साहब की यात्रा बड़ी कठिन होती थी, कई घंटे लग जाते थे, यानी 16 किलोमीटर की यात्रा है और 3 दिन 4 दिन भी लग जाते थे। वृद्ध लोगों के लिए, अस्वस्थ लोगों के लिए काफ़ी कठिन यात्रा होती थी। वह यात्रा भी अब आसान होगी आने वाले समय में। वहाँ भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक का रोपवे का वहाँ भी शिलान्यास हो गया है। तो आने वाले समय में आपको केदारपुरी, बाबा की बद्री विशाल, हेमकुंड साहब, ये सब एक नए रूप में आपको दिखाई देंगे। मैं आपसे सबसे यह भी उम्मीद करूंगा, केदारनाथ आपदा और उसके बाद राज्य में अन्य जितनी भी आपदाएं यहाँ पर आई हैं, उन सभी आपदाओं से हमारा आपदा प्रबंधन विभाग अपने अनुभव एवं संबंधित संस्थाओं के सहयोग से एक ऐसा सिस्टम डेवलप करे जिससे आने वाले समय में अपने राज्य के साथ साथ जो अन्य राज्य भी हैं, जो हिमालय पर स्थित राज्य हैं, उन सभी राज्यों को आपदाओं के दौरान आप सबका ये चिंतन, आप सबकी ये कार्यशाला आने वाले समय में उन लोगों को सहायता देने वाली हो, उसके लिए मदद करने वाली हो। आप सभी जानते ही हैं, अन्य आपदाओं के साथ साथ एक हमारे यहाँ पर जो इस जोन में एक बड़ी हमेशा जो हमारे लिए खतरा है वो भूकंप भी है, जिसके कारण से वर्षों से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है वह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होता है वहीं जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बड़ा नुकसान होता है। वैसे तो भूकंप के अलावा हमारे यहाँ पर जो ज़्यादातर जो आपदाएं आती हैं वो वर्षा काल में आती हैं। और पिछले कुछ वर्षों में ये मिथक भी टूट रहे हैं धीरे धीरे कि केवल वर्षा काल में आती है। आपदा अब हर मौसम में आ रही है, कोई भी मौसम हो उस मौसम में आपदाएं आ जाती हैं। इसको देखते हुए राज्य को आपदाओं का सामना करने के लिए इस पूरे दल को, मैं कहूँ जितने लोग यहाँ सभागार में बैठे हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, हम सबके सामने एक कड़ी चुनौती यह भी है कि इसके लिए हम एक विशेष तैयारी कैसे करें। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न जो लोग मंच पर बैठे हैं उनका भी नहीं है, ये हमारा सामूहिक प्रश्न है। और इस सामूहिक प्रश्न का
उत्तर भी अगर हम सब लोग मिलकर खोजेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका उत्तर भी जरूर हमको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि आपदाओं को रोक पाना संभव नहीं है, पर अपने प्रयासों से इसके जो नुकसान हैं उस नुकसान को हम काफ़ी कम कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आपदाओं का पूर्वानुमान लगाकर समय रहते और लोगों को, जैसा रंजीत जी ने शुरू में कहा, आदरणीय गणेश जोशी जी ने कहा कि हम कुछ चेतावनियां देके लोगों तक कम्युनिकेशन पर करके इसकी जो होने वाला नुकसान है उसको हम काफ़ी कम कर सकते हैं। और ये अक्टूबर माह में 2021 में जो 17, 18 और 19 अक्टूबर को भारी वृष्टि आई थी उत्तराखंड के अंदर, और हमारे आपदा प्रबंधन विभाग, अन्य जो संस्थान हैं, उन्होंने हमको पहले ही बता दिया, मौसम विभाग ने भी पहले ही बता दिया कि भारी वृष्टि होने वाली है। तो हमने सारे होटल वालों से बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करेंगे। टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों की बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी। बता दें कि घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करने वाले हैं। टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों की बैठक लेंगे और मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी। घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक लेने वाले हैं, समीक्षा करेंगे। टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों की बैठक लेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी जिसमें विधायकों से चर्चा की जाएगी। टिहरी लोकसभा क्षेत्र के घोषणाओं और विकास कार्यों की समीक्षा सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधायकों की बैठक होगी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और 23 तारीख को सरकार को 1 साल का समय पूरा हो रहा है और कह सकते हैं कि इस 1 साल के साथ ही अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। तो सही बात है कि मुख्यमंत्री की कोशिश है कि उन जो उत्तराखंड में 5 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें कितना विकास हुआ है, जो मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है उनकी किस तरह की रिपोर्ट है, कितना उस घोषणाओं पर काम किया गया है, कितनी घोषणाएं भी बाकी हैं, साथ ही साथ जो विकास कार्य हैं वहाँ पर किस तरीके से चल रहे हैं। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने पहले पौड़ी और अल्मोड़ा की समीक्षा बैठक की थी और आज टिहरी लोकसभा क्षेत्र की जो है मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं, जिसमें तमाम जो विधायक हैं वो भी मौजूद रहेंगे और कोशिश ये रहेगी कि मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उनमें किस तरीके के काम किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात है कि जो टिहरी लोकसभा की अगर हम खासतौर पर बात करें तो इसमें सभी विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। तो कह सकते हैं कि अधिकारी और विधायक जब इस बैठक में मौजूद रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं विधायकों से बेहतर फीडबैक जो है दिया जाएगा कि उनको उनके क्षेत्र में किस किस तरीके से काम किया जा रहा है और किन किन कामों में निलंबित है। अगर कुछ काम रुक रहे हैं तो उसको किस तरीके से अधिकारी दूर करें और साथ ही साथ त्वरित गति से जो काम है वो एक तरीके से किए जाए जिससे कि जनता को उस क्षेत्र में की जो जनता है उन्हें तमाम जो विकास कार्य है उसका लाभ मिल सके। तो कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बिल्कुल आकाश, महत्वपूर्ण बैठक है और फीडबैक सीएम पुष्कर सिंह धामी लेंगे विधायकों से। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। आगे बढ़ते हैं। धामी कैबिनेट ने आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब सस्ती होगी। शराब तस्करी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। प्रति बोतल 3 रुपए सेस वसूला जाएगा और आबकारी विभाग 4,000 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो ये मंजूरी धामी कैबिनेट ने आबकारी नीति को दे दी है और प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब सस्ती होगी। शराब तस्करी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है और प्रति बोतल 3 रुपए सेस वसूला जाएगा और आबकारी विभाग 4,000 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में बने हुए हैं। आकाश, ये अहम फैसला ले लिया गया है, आबकारी नीति जो है उसको मंजूरी मिल गई है और जिससे शराब तस्करी में कमी आएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि धामी कैबिनेट ने जो नई आबकारी पॉलिसी है उसको मंजूरी दी है उसका पीछे अगर हम बात करें तो सरकार ने ये तय किया है कि जो शराब के दाम है उसमें एक तरीके से कटौती की जाएगी।
महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तराखंड से सटा हुआ उत्तर प्रदेश राज्य है और उसमें कई ऐसे जगहों पर एक खबरें सामने आती थी कि शराब सस्ती के चलते जो है एक तरीके से उत्तराखंड में तस्करी जो है हो रही थी और उत्तर प्रदेश की शराब या फिर हरियाणा चंडीगढ़ की शराबी के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनकी तस्करी यहाँ पर उत्तराखंड में हो रही थी, जिससे कहीं ना कहीं राज्य को काफी राजस्व का घाटा भी हो रहा था, क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया था कि पिछले साल की अगर हम खास बात करें तो 3600 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। और ऐसे में सरकार ने अभी तय किया है कि इस तस्करी को रोकने के लिए जो दाम है उसमें कटौती की जाएगी। केवल 20 रुपए ही महंगी शराब यानी कि उत्तर प्रदेश के जो दाम है उसमें केवल 20 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। तो कह सकते हैं कि इससे 4,000 करोड़ का जो लक्ष्य है वो सरकार की तरफ से रखा गया राजस्व प्राप्ति का, क्योंकि एक बेहतर साधन कहीं ना कहीं आबकारी का ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें कहीं ना कहीं राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हर बोतल पर 3 रुपए सेस लिया जाएगा। वो सेस चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, युवा कल्याण की बात हो या गौ संरक्षण की बात हो, इन जगहों पर ये जो सेस है उसका उपयोग किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक बेहतर बड़ा निर्णय जो आबकारी पॉलिसी काफी लंबे समय से निलंबित थी उसको लेकर के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और आने वाले 1 अप्रैल से जो नए दाम है वो एक तरीके से सरकार की तरफ से जारी किए जाएंगे और उसी के अनुसार जो है जो नई आबकारी पॉलिसी है उसी के अनुसार जो आने वाले समय में तमाम जो आबकारी के क्षेत्र है उसमें काम किया जाएगा। बिल्कुल आकाश, शराब तस्करी को रोकने के लिए ये अहम फैसला तो लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो शराब के दाम कम किए गए हैं उससे शराब की जो खपत है वो ज्यादा होगी? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि अगर शराब के दाम सरकार ने कम किया तो पीछे का उद्देश्य यही था कि उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा की बात की जाए, चंडीगढ़ की बात की जाए, ये बॉर्डर एरिया से उत्तराखंड भी लगा हुआ था, वहाँ पर सरकार को तस्करी की जो खबरें हैं वो एक तरीके से आई है और बड़ी कार्रवाई भी उन तस्करों के खिलाफ की गई है। लेकिन कह सकते हैं कि उसको रोकने के लिए, क्योंकि अगर तस्करी अन्य राज्यों से होती है तो सही बात है कि राजस्व का घाटा भी इस तरीके से होता है। तो उसी को लेकर के सरकार का ये निर्णय लिया गया है कि तमाम जो क्षेत्र है वहाँ पर एक तरीके से कटौती की गई है। लेकिन कह सकते हैं कि सरकारी कोशिश ये है कि तस्करी को रोका जा सके और उसी के तहत कहीं ना कहीं निर्णय लिया गया है। और आने वाले समय में खपत की अगर हम खासतौर बात करें तो भले ही सरकार राजस्व प्राप्ति की को लेकर के एक बड़ा संसाधन से मान रही हो, लेकिन सरकारी कोशिश भी यह है कि जो सेस लगाए गए हैं उसमें तमाम जो क्षेत्र हैं, महिला सशक्तिकरण हो, युवा कल्याण हो या फिर गौ संरक्षण की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भी इन सेस के जो रकम से जो पैसा इकट्ठा होगा उस पर जो है काम किया जाएगा। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में परीक्षा में नकल की खबरों के बीच मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने उत्तराखंड इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। बहादुराबाद और रावली महदूद में सावित्री शिक्षा सदन इंटर कॉलेज का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कक्षा और परीक्षा पर्यवेक्षक केंद्रों का जायजा लिया, जहां नकल करने का कोई मामला सामने नहीं आया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के घर पुलिस की कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। चमोली में जिला कांग्रेस कमेटी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये को लेकर पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के सवालों से भाग रही है और उनकी लोकप्रियता बढ़ते देख घबरा गई है, इसलिए इस तरह पुलिस भेजकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश की जनता राहुल गांधी के साथ है। केंद्र सरकार के तानाशाह रवैये को जनता अच्छे से समझ रही है। हम सब लोग जिला कांग्रेस कमेटी चमोली के तत्वाधान में केंद्र सरकार का जो तानाशाही रवैया है, और जैसा कि सबको पता है, कल हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे युवा नेता माननीय राहुल गांधी जी के घर में केंद्र सरकार के इशारे पर पुलिस वहां भेजी गई और वहां पर जो ये अभद्रता की गई, निश्चित तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी इसका सख्त शब्दों में विरोध करती है। आज हम सब लोगों ने यहाँ पर मोदी सरकार का पुतला दहन करने का निर्णय लिया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर। तो हम सब लोग आज मोदी जी की जो तानाशाही नीति है उसके खिलाफ आज यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि इस तानाशाही सरकार का विरोध करें।
तापमान में बढ़ोतरी होते ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। बढ़ते ग्राफ को देखते हुए फायर ब्रिगेड टीम के साथ ही ऊर्जा विभाग अलर्ट मोड पर है और रहवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। लक्सर में विद्युत उपखंड अधिकारी अमित चंद ने किसानों को अपने खेतों में लगे बिजली खंभों और तारों से दूरी बनाकर खेती करने की सलाह दी है और कोई समस्या होने पर विभाग 24 घंटों के अंदर कार्रवाई को अंजाम देगा। लिए जो है हम लाइनमैन को पहले सतर्क कर देते हैं और कह देते हैं कि भाई जो है जैसे फ्यूज होंगे उनको जो है दोबारा से जो है बदल के टाइट करके लगा दें, जिससे कि कोई फ्यूज उड़े तो उससे चिंगारी गिरे और वो ना हो पाए अग्नि का जो है। ऐसे इसी प्रकार से जैसे लाइनें हैं उनके जंपर हैं वो टाइट करवा देते हैं कि जैसे जो है कोई जंपर उम्पर जलने से कोई चिंगारी ना गिरे। बस यही रहता है कि किसी भी किसान के लिए कोई खेती का कोई नुकसान ना हो। जहाँ भी कहीं लंबी लाइन लटक रही है या कोई तार भिड़ने का डर है, 24 घंटे के अंदर वादा है कि खंभा लगवा दिया जाएगा तुरंत। एक खटीमा क्षेत्र के दाह ढाकी गांव में एक और मजदूर को बाघ ने अपना निवाला बना लिया है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मजदूर युवक गन्ने के खेत में काम कर रहा था, तभी घात लगाए बाघ ने हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से शव को बाघ के कब्जे से छुड़ाया। इस बीच घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही स्थानीय लोगों से अपील भी की गई है कि वे जंगल और खेतों में अकेले ना जाएं। ढाकी में कुछ मजदूर जो खेत में काम कर रहे थे, उनमें से एक जिसका नाम रमेश मंडल बताया गया को वन्यजीव द्वारा खींचकर गन्ने के खेत के भीतर ले जाया गया है, जिसकी ढूंढ खोज स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। मौके पर वन विभाग की टीम के पहुंचने पर तक स्थानीय ग्रामीणों ने व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया था, जिस पर चोट के निशान पाए गए, जो प्रथम दृष्टया वन्यजीव द्वारा हमला किए जाने के प्रतीत हो रहे हैं। उक्त क्षेत्र में गश्त इत्यादि अभी वर्तमान बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार 23 मार्च को 1 साल पूरा होने जा रहा है और सरकार और संगठन इसे जश्न के रूप में मनाने जा रही है। भाजपा इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करेगी, सरकार की योजनाओं की जानकारी देगी। जिले से लेकर ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पार्टी के सभी नेता पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ताएं करेंगे। धामी सरकार की बजट की खूबियों को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लेकिन इस 1 साल को सरकार के कार्यकाल को लेकर विपक्ष सरकार की विफलता बता रहा है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।